the day, Mr. G. Rajput. Unacademy. Let's crack it. Today, I give a call to the civil servants around the world. Yours is to serve, not the government, not the politicians, not even the constitution, but the people. You are the first civil servants of the society. On your shoulders lies the responsibility of humanity's present and future. If the armed forces are our last line of defense in any corner of the world, then you are the first line of defense in every corner of the world. And today we are here to provide you the best guidance by our expert and the speaker of the day, Mr. G. Rajput, ex-civil services officer and an educator. We welcome you, sir. Sir is an ex-civil servant. He scored highest marks in public administration optional JRF. He is a gold medalist having 15 years of teaching experience. Also, 200 plus aspirants cleared UPSC CSE under his guidance. Now, I would like to request Vivek sir to kindly present a token of respect to Mr. G. Rajput. Thank you, sir. मतलब क्लास में आए हुए बहुत सारा टाइम हो गया अब हमें. एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस चल रही पिछले 3-4 साल से. उससे पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था. एंड मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस वर्कशॉप को. ठीक है. माय नेम इज़ जी राजपूत एंड आई बिलोंग टू जीरकपुर. चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं. एंड मैंने क्या करा हुआ है ग्रेजुएशन में, मैंने बीए करा हुआ है. तो कितने लोग बीए वाले हैं? तो वेरी नाइस. तो बहुत सारे लोग बीए वाले हैं. तो बीए वालों को हमारा समाज बहुत अच्छी तरह से देखता नहीं है. कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीए वालों को अच्छी तरह से नहीं देखा जाता? उनको लगता है कि ये बीए में चले गए हैं. बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया बीए वाले रूल करते हैं. ठीक है. दुनिया को चलाने वाले बीए वाले होते हैं. बिकॉज बीए वाले ही हैं जो पॉलिटिशियंस बनते हैं. और एक्टर्स देख लीजिए आप, वो भी बीए वाले होते हैं. और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर देखेंगे, वो भी बीए वाले होते हैं. क्योंकि बीए वालों के पास सोचने के लिए बहुत सारा वक्त होता है, टाइम होता है. और जिंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना उनके पास वो समय रहता है. मैंने +2 नॉन मेडिकल करा था. और नॉन मेडिकल करने के बाद मतलब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया. 6 महीने मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए. तो मुझे लगा यार ये tan cos थीटा ये समझ नहीं आ रहे थे मुझे. तो वापस आ गया मैं. तो मैंने बीए में एनरोलमेंट करा. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी. क्योंकि मुझे लगता था कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो फिर बड़ा करना है, मतलब छोटा नहीं करना है. अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है, अगर पढ़ना ही है, ठीक है, अगर 6 महीने लगाने हैं, साल लगाना है, 2 साल लगाने हैं, 3 साल लगाने हैं, तो कुछ इस डायरेक्शन में लगाएं ताकि फायदा भी हो. क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फिर डिग्री के बाद आपको अच्छी जॉब ना मिले, कुछ ना मिले. तो जो सबसे बड़ा था वो हमने करना स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन. एक तो उससे इज्जत बहुत सारी मिलनी स्टार्ट होगी. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, हमारी इंडिया की सोसाइटी ऐसी है कि लोगों को इज्जत बहुत करते हैं वो, कि यार ये अब कभी भी आईएएस बन सकता है, ये अब कभी भी पुलिस में जा सकता है. ठीक है ना. और बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकता है. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो क्लासेस किया. तो क्लासेस के बाद में इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब अभी मेरा एज हुआ नहीं था, बिकॉज 16 अगस्त बॉर्न हूँ मैं. तो यूपीएससी एज काउंट करता है 1 अगस्त को. तो मेरे पास एक साल था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद. तो मेरा सबसे पहला पेपर जो क्रैक हुआ, दैट वाज असिस्टेंट कमांडेंट. यूपीएससी कंडक्ट कराती इस पेपर को भी. एंड उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 34 था. और मतलब रैंक क्यों आया, मतलब क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के दिनों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता था. मेरे साथ वाले जो लोग होते थे ना, मतलब कॉलेज में आते थे, मैं भी जाता था कॉलेज, ऐसा नहीं है, पर वो ऐसे ही घूमते रहते थे. मतलब कभी ग्राउंड में घूम रहे हैं, ठीक है, और क्लासेस में बैठे रहते थे, कभी गप्पे मार रहे हैं, कर रहे हैं. मैं ऐसा नहीं करता था. बिकॉज मैं क्लासेस कर रहा था और मैं हमेशा चीज़ों को रिवाइज करता रहता था क्लास में बैठा. तो आई एंडेड अप स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 34. तो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर क्रैक हो गया. उसी समय में ही एक और पेपर हुआ आरबीआई का, आरबीआई ग्रेड बी. उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 था. एंड 2 पेपर
2 पेपर क्रैक हो गए बैक टू बैक, मतलब यूपीएससी का भी देना था पेपर, ठीक है ना, प्रीलिम्स के लिए बैठने जाना था, तो 2 पेपर ऑलरेडी क्रैक हो चुके थे। तो ये भी एक डायलेमा आ गया किस तरफ जाए, मतलब आरबीआई ग्रेड बी की तरफ जाना है कि असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करना है। तो वो फैसला फिर टॉस करके लिया गया, वर्दी टॉस करके असिस्टेंट कमांडेंट निकला है, तो आई वेंट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। उसके बाद में तैयारी करते रहे, आई क्रैक्ड सिविल सर्विसेज टू। फिर बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से फिर आई हैड टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब, और उसके बाद में कोचिंग की तरफ हम आ गए, क्लासेस की तरफ। पढ़ाने का शौक स्टार्टिंग से ही था। तो ये मेरा कुछ ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताने के लिए इसलिए बताया मैंने, ताकि आप भी जो समय अभी आपके पास, आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, ये समय कभी वापस नहीं आता। ये सबसे गोल्डन ईयर्स होते हैं ग्रेजुएशन के आस, क्योंकि दीज आर द ईयर्स जब प्रेशर कोई नहीं होता है। इसके बाद प्रेशर ही प्रेशर है लाइफ में, ट्रस्ट मी। अब मेरी हार्ट बीट चेक करोगे, अभी भी 90 से ऊपर है, क्योंकि सोसाइटी इतना प्रेशर। सबसे पहले तो मतलब ग्रेजुएशन करते ही सबसे बड़ा प्रेशर नौकरी नहीं है हाथ में, साथ वालों के पास गाड़ी आ गई, नौकरी है उनके पास, तो हम क्या करें। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। ग्रेजुएशन मतलब खत्म होती है, एक और बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाता है दिमाग के ऊपर, शादी का। मतलब अभी आपको उस बात का एहसास नहीं है, बट आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स को ये लगता है कि ये अब शादी के लिए रेडी हो गया है, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर प्रेशर। फिर और आप देखते हैं, फिर आप किसी क्रिकेटर को देखेंगे, अर्शदीप को देख लीजिए। अर्शदीप को जानते हैं आप? कितने हाथ खड़ा करिए अर्शदीप को, वे नहीं, अब देख लीजिए। अब अर्शदीप की भी क्या ही उम्र है, आपकी और अर्शदीप की उम्र में कितना ही डिफरेंस है, 3 साल 4 साल। अब वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, मतलब ही इज अ क्रिकेटर, ठीक है ना। पर आपके पास टाइम होता है, यही समय होता है कि इन्वेस्ट करने का। और हिंदुस्तान में क्योंकि करियर गाइडेंस नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये ज्यादातर मोटिवेशन वाला लेक्चर रहने वाला। मैं आपको पहले ही बता दूंगा, अनअकैडमी के बारे में हम बाद में बात करेंगे चीजों के बारे में, क्योंकि यही वो समय है आपके पास जब आप कुछ कर सकते हैं। इसके बाद समय नहीं है आपके पास, ट्रस्ट मी, पूरी लाइफ नहीं आएगी आपके पास। अगर जिन लोगों ने इस समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके कुछ करियर के ऊपर कर लिया आप लोगों ने फोकस, तो आप कुछ कर पाएंगे। इसके बाद सिचुएशन डिफिकल्ट होती जाती है लाइफ में। जिन्होंने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लाइफ विल बिकम वेरी टफ। सो दीज आर द ईयर्स। आप, मुझे लग रहा है मतलब आपके कॉलेज में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और टीचर्स भी इतने ज्यादा आपके मुझे सिंसियर और डिसिप्लिन लगे, और सर ने ऑर्गेनाइज करवाया। ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करवाना। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी सेमिनार से निकलेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बट आई वांट, जो भी सुन रहे हैं इसको, मतलब दे शुड बिकम मोर करियर ओरिएंटेड। कितने लोग मेरे से वादा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे? हाथ खड़ा करिए। वेरी नाइस। अब हम बात करेंगे कि करियर ओरिएंटेड होना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी करियर ओरिएंटेड। देखिए, आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज वेरी यंग। मतलब मैं 9 साल का था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई। हमारे घर पे मतलब फाइनेंशियल इश्यूज तो बहुत सारे नहीं थे, बट और इश्यूज थे कि साथ वाले कजिन्स ने बहुत अच्छा कर लिया, कोई डॉक्टर बन रहे थे, मतलब एंड मतलब दैट वाज द टाइम। वो एक समय था कि जब मुझे लगा कि यार अब अच्छी तरह से चीजों को करना चाहिए, एंड अपने आप को, मतलब गाड़ी को खुद ड्राइव करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और मैंने भी गाड़ी को तभी अपनी लाइफ की गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट करा, स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन करियर, बिकॉज यही एक वो चीज है। करियर एक ऐसी चीज होती है मतलब जो आपके साथ हमेशा रहेगी। चाहे आप बीमार हो, करियर आपके साथ है। चाहे आपको कोई छोड़ के चला गया है, आपका करियर आपके साथ है। आपके पेरेंट्स भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, ठीक है ना, वो सबको छोड़ के जाना है। तो बट आपका करियर एक ऐसी चीज होती है जो आपके साथ रहता है, और जो भी करियर के प्रति बहुत सिंसियर रहता है, बिकॉज करियर इज द ओनली थिंग दैट स्टेज इन योर लाइफ। यू आर नोन बाय योर करियर, यू विल बी रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ योर करियर, एंड यू विल अर्न मनी बिकॉज ऑफ योर करियर। आप जितनी गाड़ियां खरीदेंगे आने वाले दिनों में, जितने घर बनाएंगे, वो सिर्फ आप अपने करियर की वजह से बनाएंगे। सो हम जनरली अपने करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं इन दिनों में, बाद में आप जरूर दोगे। जब हमारे हाथ से टाइम निकल जाता है, देन हम सोचते हैं कि यार मुझे और करियर ओरिएंटेड होना चाहिए था। अब जैसे मैं हूं, मतलब मैंने भी अपना टाइम बहुत इफेक्टिवली, मैं मानता हूँ, यूटिलाइज करा अपनी जिंदगी में, बट मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार मैं और भी इफेक्टिव हो सकता था अपने टाइम को यूटिलाइज करने में। मैं मतलब और भी चीजें सीख सकता था, मैं अपने करियर का ग्राफ और भी ऊपर लेके जा सकता था। मैं नहीं चाहता कि ये वाली चीज आप लोगों के साथ हो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड करियर ओरिएंटेड। नाउ कितने लोगों के अब दिमाग में ये है कि उनको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है? प्लीज रेज हैंड्स। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि जिंदगी में बड़ा करना है। जो लोगों ने हाथ रेज नहीं करे, शायद उन लोगों के मतलब दिल में तो वो बात होगी कि हम जिंदगी, बिकॉज
लाइफ बहुत छोटा फिनोमेना, लाइफ बहुत बड़ा फिनोमेना नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी उम्र चांद तारों जितनी है, इतनी लंबी उम्र नहीं है हमारी एक छोटी लाइफ स्पैन है हमारा, ठीक है ना, सब लोगों का, ह्यूमंस का। तो कुछ बड़ा जरूर करिए लाइफ में, बड़े सोचना बहुत जरूरी है, बड़े ड्रीम लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड जब भी अगर आपने सोच लिया कुछ बड़ा करने का, एंड जस्ट स्टार्ट इट, डोंट बी फियरफुल ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना। एक बार एक राजा होता है, उसकी ना छोटी सेना होती है, और उसको कोई खबर दे देता है कि पड़ोस वाला एक राजा ना उसके ऊपर अटैक करने वाला है, और पड़ोस वाले राजा के पास बहुत बड़ी सेना है। तो वो कहता है इस सिचुएशन को कैसे डील करें, क्योंकि पड़ोस वाला राजा तो अभी कभी भी अटैक कर देगा 3-4 दिन के बाद। तो फिर उसको एक समझदार आदमी बताता है कि वो तो 3-4 दिन के बाद अटैक करेगा, हम आज ही अटैक कर देते हैं, क्योंकि अभी तो वो तैयारी कर रहे हैं अटैक करने की। चाहे हमारी सेना छोटी है, हम उनकी पूरी प्रेपरेशन को खत्म कर देंगे। और राजा क्या करता है, उनकी तरफ चला जाता है और अटैक करना स्टार्ट करता है, और जो जिस पुल से सेना जाती है ना, उस पुल को वो जला देता है, और अपनी सेना को बताता है राजा कि अब मैंने वो पुल जला दिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम उनको हराएंगे तो हम जीवित रह पाएंगे, अगर हम उनको ना हरा पाए तो हम जिंदगी में कभी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सेना का एटीट्यूड इतना ज्यादा चेंज हो जाता है, वो छोटी सी सेना उस बड़े राजे को हरा देती है। एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर डेवलप करिए। जिंदगी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज नॉलेज, अनदर इज स्किल, एंड थर्ड इज एटीट्यूड। और अगर तीनों में से देखें, नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा जिंदगी के प्रति क्या नजरिया है, एटीट्यूड। बहुत सारे मैंने ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे हैं, तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस बने हैं, हमसे पढ़ के भी बने हैं, साथ वाले भी बने हैं, ठीक है। आईएएस कौन बनता है? आईएएस क्या कोई इंटेलिजेंट आदमी बनता है आईएएस? नहीं। आईएएस वो बनता है जिसका एटीट्यूड बहुत खतरनाक होता है, जिसने सोच रखा होता है, जिद्दी बहुत होता है। हमारा एक स्टूडेंट था सचिन, ठीक है ना, ही हैड सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3 रैंक आया। उसने मुझे मैसेज करा 2014-15 में, सर आई वांट टू बाय योर वीडियो क्लासेस। वीडियो के स्पेलिंग रॉन्ग थे उसके, तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये कभी नहीं बन पाएगा। दैट वाज द रॉन्ग परसेप्शन, मेरी गलत परसेप्शन थी उसके प्रति। वो इतना जिद्दी था ना, इतना ज्यादा जिद्दी था, उसने अपनी हर चीज के ऊपर वर्क करा, अपनी ग्रामर के ऊपर, अपने सेंटेंसेस के ऊपर, चीजों को क्रैम करने के लिए, रट्टा मारने के लिए, आंसर लिख लिख के उसने, मुझे लग रहा है कम से कम 1000 आंसर लिखा होगा। एंड ही एंडेड अप क्रैकिंग सिविल सर्विस। पहले 600 रैंक आया, फिर ऑल इंडिया रैंक 3 आ गया। तो ये आपके एटीट्यूड के ऊपर है। जितने आपको लगता है कि जितना एक्टर बन गया कोई, ठीक है ना, मूवीज में, या कोई क्रिकेटर बन गया, ये एटीट्यूड होता है पॉजिटिव, कि यू जस्ट आई द टॉप पोजीशन, यू आर जस्ट आइंग द टॉप पोजीशन। जब आप टॉप पोजीशन को आई नहीं करते हैं ना, तो आप नहीं होंगे, ठीक है। आप किसी से बात करके देखिए, अगर वो आपको कह रहा है कि उसकी विजन 25,000 रुपया महीना कमाने की है, तो उसके एक्शन भी वैसे हो जाएंगे, उसका एटीट्यूड भी वैसे हो जाएगा। अगर किसी की विजन ये है कि उसको 250 करोड़ कमाना है, उसकी विजन वैसी हो जाएगी, एटीट्यूड उसका वैसा हो जाएगा। सो आप मतलब उस एज में हैं, आप बड़े सपने देख सकते हैं, एंड बड़े सपने देखने के साथ डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो लोग आपको बिलिटल करते हैं, ठीक है ना, जो लोग आपको कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, ये आपके बस का नहीं है, तो उन चीजों उन लोगों से प्लीज दूर रहिए, और अपने आप में विश्वास रखिए, और इसी डायरेक्शन में काम करते रहिए कि आप कुछ बड़ा जिंदगी में जरूर करेंगे। अभी गिव यू अनदर एग्जांपल। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। हमारे वहाँ पे ना, मतलब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स काफ़ी चलती है। हमारे एक प्रेसिडेंट थे, एंड उनका ग्रेजुएशन में 45-46% मार्क्स आए थे, और किसी ने फिर उनको बताया यार कि इस तरह करके सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, ठीक है, तो एसडीएम लगते हैं इस तरह करके, और डीसी लगते हैं। ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, एंड 2 बार पेपर दिया, नहीं पास हुआ, तीसरी बार दिया, मेंस तक पहुंचे, चौथी बार दिया, ही एंडेड अप क्रैकिंग सिविल सर्विसेज। मतलब 45% वाला आदमी, जिसने अपनी पूरी स्कूलिंग इतने बेकार तरीके से करी, अपने कॉलेज के दिनों में नहीं पढ़ा, बाद में सिंसेरिटी से चीजों को करा, एंड ही एंडेड अप क्रैकिंग सिविल सर्विसेज। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। अगर आपको किसी को भी ये लगता है कि मैं स्कूल में अच्छा नहीं कर पाया, कितने लोगों को लगता है कि स्कूल या ग्रेजुएशन में मतलब जितना जोर चाहिए था वैसे नहीं लगा पाए, प्लीज रेज हैंड्स। मतलब ऑनेस्टली लगता है, ठीक है ना। ये बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, ठीक है ना। वो भूल जाइए आप, एवरी डे इज अ न्यू डे, ठीक है ना। वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, ठीक है ना। तो आपका सवेरा उस दिन से शुरू होगा जब आप जाग जाएंगे, ठीक है ना। एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। जब तक आप ये चीजें नहीं सोचेंगे ना, थोड़ा सा अपनी जिंदगी के प्रति मंथन नहीं करेंगे, तब भी हम सिंसियर नहीं हो पाते हैं लाइफ में।
अपने लिए भी करना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है, और ये दिन वापस आने वाले नहीं है। तो हम 3 चीजों के बारे में बात कर रहे थे, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा? एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नजरिया आपका जिंदगी के प्रति और अपने करियर के प्रति। अगर आपका ये 3 चीजें हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, यू विल बी एबल टू क्रैक एनीथिंग। कोई भी, कितने लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज, अगर आपने सोच लिया है उसमें डिले मत करिए, ठीक है? अगर आपने सोच लिया, डिले मत करिए, बिकॉज अगर आप अपने सपनों को लेके सिंसियर नहीं है तो आप किसी भी चीज को लेके सिंसियर नहीं हो सकते। एंड इट इज पॉसिबल फॉर एनीवन टू क्रैक सिविल सर्विसेज। किसी की ग्रामर बहुत गंदी है, किसी की इंग्लिश बहुत गंदी है, किसी के स्पेलिंग्स बहुत अच्छे नहीं है, कोई अच्छी तरह से लिख नहीं पा रहा है, कोई सेंटेंस नहीं बना पा रहा है अच्छी तरह से, किसी से रट्टे नहीं बजते। एवरीथिंग इज पॉसिबल जब आप स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम हिंदुस्तान में बात करते हैं, करियर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं आपके पास, बट अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, देयर आर सर्टेन स्किल्स। मतलब अगर आपके पास वो वाले स्किल्स हैं, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। सबसे पहला स्किल जो है, व्हाट इज दैट? सबसे पहला स्किल है रीडिंग स्किल। हमें चीजों को अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि आज की डेट में उनका रीडिंग स्किल नहीं है। बहुत सारे लोग तो आज की डेट में किताबें बाय भी नहीं करते, सिर्फ पीडीएफ ले लिया ऑनलाइन और वहीं से कुछ ना कुछ पढ़ लिया पेपर से पहले और पेपर को क्रैक कर दिया। डोंट डू दैट, रीड बुक्स। बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेवलप योर रीडिंग स्किल। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे इजी वे होता है अपने रीडिंग स्किल को अच्छा कर लो आप। बिकॉज मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिनके पास नॉलेज की बहुत कमी थी, बट उनका रीडिंग स्किल बहुत ज्यादा जबरदस्त था। वर्ड्स का, उनके पास बहुत सारे वर्ड्स थे, शब्द थे, और उनके मीनिंग्स उनको पता होते थे। आज की डेट में अगर कोई कैंडिडेट बुक पढ़ के कुछ चीजों को खुद समझ पा रहा है तो आप ये मान लीजिए उसकी सिलेक्शन शोर होनी है, मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता। तो एक अपने हर रोज 5 से 6 से 7 नए शब्द जरूर सीखिए अगर आप सिविल सर्विसेज को एस्पायर कर रहे हैं एंड यू आर एस्पायरिंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर। वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपना मतलब कम से कम आपके पास 2000 शब्द होने चाहिए, अपने 2000-3000 शब्द होने चाहिए, कीवर्ड्स हम जिनको बोल लेते हैं। या आप अखबार पढ़ो, आपको समझ आए प्रॉपर। ये बेसिक चीजें हैं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। बिकॉज अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आज की डेट में, बिकॉज ये हमारे आपको बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री या बीकॉम या कोर्सेज में ये चीजें नहीं बताई जाएंगी जो लाइफ में रिक्वायर्ड है। लाइफ में बेसिकली क्या चीज रिक्वायर्ड है? कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, यू विल बी एबल टू क्रैक एनी एग्जाम। और कम्युनिकेशन स्किल में आपके पास वर्ड्स आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं। शब्दों को उधार मत लीजिए, शब्दों के मास्क बनिए, ठीक है? और मतलब जब मैं तैयारी करता था, आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, छोटी छोटी डिक्शनरीज हम रखते थे, न्यूज़पेपर से वर्ड को नोट डाउन करते थे, पूरी डिक्शनरी काली हो गई थी वो, ठीक है? तो उसी तरह से आप लोग भी करिए, शब्दों की एक छोटी सी डायरी अपनी कॉपी के ऊपर लिखते रहिए। वर्ड्स आपके पास अपने अच्छे खासे एक वो होना चाहिए, भंडार होना चाहिए शब्दों का, जिसका आप इस्तेमाल करके चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको शब्दों के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप एक स्किल के ऊपर वर्क करते हैं ना, वो आपको बहुत जगह पे फायदा देता है। मुझे शौक था मतलब इस स्किल को डेवलप करने का, रीडिंग स्किल को, वर्ड्स की कलेक्शन करने का अच्छे। दिस हैज हेल्प्ड मी इन मेनी वेज। मुझे बहुत जगह पे इसने हेल्प करा है, ठीक है? मतलब पढ़ाने में तो मदद करा ही है इसने, ठीक है ना? एग्जाम क्रैक करने में भी मदद करा है, ठीक है ना? फिर मोटिवेशन स्पीकर भी बन गए थोड़े, ठीक है? तो वहां पे भी मदद करा है। फिर प्रवक्ता भी आम आदमी पार्टी के। तो बहुत जगह पे एक स्किल डेवलप करा है आपका, ठीक है ना? वो आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा अगर आप इसके ऊपर डिलीजेंटली काम कर रहे हैं। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये जो स्किल है, इसको बहुत समय आपको लगता नहीं है डेवलप करने में। आप 400-500 घंटे में मतलब कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हो। अगर आपने 500 घंटे किसी स्किल के पीछे लगा दिए ना, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दैट स्किल। 500 घंटे अगर आपने वोकैबुलरी के पीछे लगा दिए, आपने गिटार सीखने के पीछे लगा दिए, 500 घंटे आपने एस्ट्रोलॉजी सीखने में लगा दिए, 500 घंटे आपने किसी सब्जेक्ट को मास्टर करने में लगा दिए, सिर्फ 500 घंटे चाहिए होते हैं। जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 500 घंटे रिक्वायर्ड है। और जनता और हम लोग 500 घंटे को सिंसियरिटी से लगाते नहीं है, ठीक है ना? इस चीज को जरूर ट्राई करिएगा एंड प्लीज वर्क ऑन योर रीडिंग स्किल। अगर आप यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, अखबार पढ़ना आसान होना चाहिए। आप जो चीज सोच रहे हैं वो आप चीज लिख पाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप तभी लिख पाते हो जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं।
एंड द सेकंड स्किल जो यूपीएससी के लिए आपको रिक्वायर्ड रहता है रीडिंग स्किल के बाद, दैट इज अंडरस्टैंडिंग स्किल एंड थॉट डेवलपमेंट। ठीक है, आपका खुद अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से बननी चाहिए। आप कोई भी चीज पढ़ो, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, तो आपको यू शुड ऑल्सो डेवलप द स्किल ऑफ रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, कि लाइनों के बीच में क्या चीज लिखी हुई है, मतलब पूरा एनग्रॉस होके पढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं, हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, किताब में पूरी चीज नहीं लिखी होती, किताब के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, किताब में नहीं लिखी रहती हैं अंदर, मतलब यू शुड रीड इन बिटवीन द लाइन्स। जितना आप गहराई में चीजों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होता है। एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग स्किल। आपने कंटेंट पढ़ा, आपने उसमें से अपनी कितनी समझ आपने डेवलप करी, तो दिस इज द सेकंड स्किल। और इसी से आपका थॉट डेवलप होता है, अपना खुद का थॉट डेवलप, कि दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, यू शुड बी एबल टू राइट 300 वर्ड्स ऑन इट। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, ये क्यों खत्म नहीं हो रहा है, इसके रिपरकशंस क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ठीक है ना, डिसएडवांटेजेस क्या है, और इस पोल्यूशन को हम एडवांटेजेस तरीके से कैसे ले सकते हैं, बिकॉज इससे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है क्या नहीं हो सकती। तो मतलब इस तरह से आपको अपना थॉट डेवलप करना है चीजों को पढ़ के। तो रीडिंग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, फिर थॉट डेवलपमेंट है, एंड द लास्ट स्किल यूपीएससी में बेसिकली रिक्वायर्ड रहता है, दैट इज द स्किल ऑफ रिटन स्किल। ठीक है, लिखिए बहुत ज्यादा, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और खास करके सिविल सर्विसेज को क्रैक। अगर किसी को लिखना आता है ना, लिखने की आदत किन किन लोगों को है, प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। अब इसे कितने लोग, मतलब कोई मैसेज कर रहे हैं तो बहुत शॉर्ट में रिप्लाई कर देते हैं, हाथ खड़ा कर दीजिए, यस नो। ऐसे लोगों को आदत नहीं रहती लिखने की, तो लंबे कोई मैसेज करे तो इतना बड़ा मैसेज लिख दीजिए उसको, ठीक है ना, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाए उसके। ठीक है, मतलब उससे आपका रीडिंग स्किल डेवलप होगा और आपका रिटन स्किल डेवलप होगा। छोटी छोटी चीजों के ऊपर ऐसे लिखिए जो आपको लगता है कि आसान चीजें, मतलब मुश्किल चीजों से मत शुरू करिए, बट लिखिए जरूर अगर आप यूपीएससी को एस्पायर कर रहे हैं तो, ठीक है ना। So these are the basic skills that are basically required for cracking civil services exam. अगर आप में ये वाले skills अगर डेवलप हो जाते हैं, रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, थॉट डेवलपमेंट और रिटन स्किल, तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत छोटा बन जाता है। अगर ये स्किल डेवलप नहीं करें आप, यहाँ परेशान होते रहेंगे, फिर आपको किताबें बहुत भारी लगेंगी। अगर ये स्किल डेवलप हो गए तो किताबें आपको बहुत हल्की लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। Now, moving forward, I just want some more information from all of you. कितने लोग यहाँ पे इस तरह के हैं जिनके ग्रेजुएशन में 90% के आसपास के मार्क्स आए हुए हैं, प्लीज रेज हैंड्स। 90% वाले बहुत कम रहेंगे, मुझे पता है ग्रेजुएशन है, ठीक है ना। हाँ, वेरी नाइस। तो ऐसे कितने लोग हैं 60% के ऊपर वाले, कितने लोग हैं 60% के ऊपर वाले, कितने लोग हैं? So we have lot of people. वेरी नाइस, 60। और मैं ये मार्क्स क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस बार की लिस्ट उठा के देखेंगे जिनका यूपीएससी क्रैक हुआ है, ठीक है, उसमें से 2-3% लोग इस तरह के होते हैं जो जिनका 90% मार्क्स होते हैं। मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, 60 to 70% की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप अगर यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं तो डोंट ट्रीट योरसेल्फ एज अ मीडियोकर कैंडिडेट। ये मत मानिए कि मेरे कम मार्क्स आए ग्रेजुएशन में और मेरे से नहीं होगा। 101% डेफिनेटली आपसे चीजें जरूर होंगी, ठीक है। सो दीज आर द स्किल्स जिनके ऊपर हमने बात करी। अभी हम थोड़ा सा लैपटॉप कहाँ पे सुशांत, अच्छा आप वहां से चेंज करेंगे, चलिए वेरी नाइस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी को हम कितने दिनों में प्रिपेयर कर सकते हैं, आसानी से कितने दिनों में प्रिपेयर कर सकते हैं, कितने दिन लगते हैं इस प्रिपरेशन को, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको बाकी भी सारे मतलब एग्जाम्स में, अगर आप और भी एग्जाम देना चाहते हैं तो, ठीक है। नाउ अगर आप सिविल सर्विसेज को क्रैक करना चाहते हैं तो बेसिकली इट विल टेक यू अराउंड 150 to 180 डेज, ठीक है ना। अगर हम मतलब फाउंडेशन का बात करते हैं, अगर हम फाउंडेशन का बात करते हैं 150 दिन से लेके 180 दिन में हमारी फाउंडेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं यूपीएससी को क्रैक करने के लिए तो 1 साल से लेके मतलब 12 महीने से लेके 18 महीने तक का समय है टोटल जो रिक्वायर्ड है यूपीएससी के लिए। सो 3 स्टेजेस में बेटा ये एग्जाम होता है। प्रीलिम्स स्टेज है आपके पास, देन यू गॉट द मेंस स्टेज एंड देन यू गॉट द इंटरव्यू स्टेज। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। कितने लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में, अबाउट द पैटर्न, प्लीज रेज हैंड। तो बहुत सारे कम लोग हैं जिनको पता आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो आइडिया है इसके बारे में।
सो डायरेक्टली आई विल बी कमिंग टू द प्रीलिम्स स्टेज के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रीलिम्स स्टेज में 2 पेपर होते हैं हमारा जीएस का पेपर है और हमारा एक सीसैट का पेपर रहता है, ठीक है। तो जनरल स्टडीज में हमारे पास पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है एंड साइंस एंड टेक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और एनवायरनमेंट है। तो ये कंपोनेंट्स हैं हमारे पास प्रीलिम्स के। हमारे पास डू वी हैव अ स्लाइड टू शो दिस शशांक? प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में हमारे पास स्लाइड है ना? हाँ प्लीज वो शो कर दीजिए प्रीलिम्स। हाँ, सो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स। तो हमारे पास 2 पेपर है, तो जीएस का पेपर है 2 घंटे में होगा ये आपका पेपर, ठीक है ना। एंड इसमें जो पूरा जीएस रहता है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, ठीक है ना। लिख लीजिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिनको भी लिखना है, ठीक है। देन इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड विल बी 100। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क का है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.33%, 1/3 जो है वो नेगेटिव रहता है इसमें, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस प्रीलिम्स थिंग, ठीक है। देखिए प्रीलिम्स की गेम किस चीज के ऊपर खड़ी हुई है। द बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई जस्ट वांट टू नो, आप में से आप लोग मतलब कॉलेज में आए हैं, +2 करके आए होंगे, ठीक है ना, 10th करके आए होंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा है आपका आज तक जिसको आपने 10 बार रिवाइज करा? प्लीज रेज हैंड्स। अच्छे से आप खड़ा कर दोगे? मैं तो बीमार हूँ, आप बीमार नहीं। वेरी नाइस। तो बहुत सारे लोग इस तरह के जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट, मतलब आज तक कोई भी सब्जेक्ट जिसको आपने 10 बार पढ़ा, ठीक है ना, इस तरह के लोग हैं हमारे पास। मतलब आपको चीजें करनी आती है। दिस इज वन स्किल दैट इज रिक्वायर्ड। यूपीएससी में आपको एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है, उसके साथ आपको होली खेलनी पड़ती है किताब के साथ। पॉलिटी को जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, अगर टेक एग्जांपल वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का हम एग्जांपल लेंगे, सब लोग फोकस कर लें प्लीज, ठीक है। तो पॉलिटी को आपको 10 बार पढ़ना है। जब आप किसी भी चीज को पहली बार पढ़ते हैं ना, बहुत मुश्किल आती है। व्हेन यू विल बी रीडिंग एनी कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो सबसे बड़ा माउंटेन टाइप होता है, पहाड़ की तरह होती है चीजें। जब पहली बार करते हैं तो ऐसा लगता है यार ये हमसे नहीं होगा। दैट इज अ पेनफुल प्रोसेस। वो बहुत पेनफुल स्टेज रहता है हमारा। तो उस पेन को कम करने के लिए क्लासेस रहती हैं, तो यू कैन जॉइन द क्लासेस, जहां पे भी आप करेंगे, कोचिंग कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो पहली चीज जो स्टेज मुश्किल होती है किसी भी सब्जेक्ट को जानने की, वो कोचिंग आसान बना देता है। उसके बाद में कोचिंग हेल्प नहीं करती है, ठीक है ना। बाकी के टाइम में रिवीजन आपको खुद करना है। पहली बार आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, वो 40 दिन लेता है। कितने दिन लेता है? 40 दिन में आप किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। बेसिकली 80 आवर्स, 80 घंटे में। 80 घंटे में पॉलिटी आपको पता चल जाती है क्या चीज है पॉलिटी। और जब आप दूसरी बार रिवाइज करते हो, ठीक है, तो जो चीजें आपने 80 घंटे में पढ़ी है वो आप 40 घंटे में पढ़ते हो दूसरी बार, ठीक है। जब आप तीसरी बार पढ़ते हो वो 20 घंटे में हो जाती है। जब आप चौथी बार पढ़ते हो तो 10 घंटे में हो जाती है। जब आप 5वीं बार पढ़ते हो तो 3 घंटे में हो जाती है। और ऐसा भी टाइम आता है कि आप 1 घंटे में पूरी पॉलिटी रिवाइज कर लेंगे। दैट इज हाउ द यूपीएससी प्रिपरेशन इज डन। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है यहाँ पे। अगर आपने 5 सब्जेक्ट के ऊपर भी मास्टरी कर लिया, कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट। क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि यार यूपीएससी है तो हमें हर सब्जेक्ट के ऊपर मतलब चीज पता होना चाहिए। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज वो स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं है, वो हम जनरल बात कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी ये है कि 5 सब्जेक्ट अगर आपके खून में चले गए, ठीक है, उसमें से क्वेश्चन गलत आपका होना नहीं चाहिए। अब जैसे टेक माय केस, मैंने अपनी पॉलिटी को कम से कम 25-30 बार पढ़ा था मैंने पॉलिटी को, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट सब्जेक्ट। उसमें प्रीलिम्स में भी चीजें आती हैं, उसमें चीजें मेंस में भी आती हैं, और प्रीलिम्स में बहुत सारे 10-12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। तो आप भी अपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज पॉलिटी है, देन यू गॉट इज मॉडर्न हिस्ट्री, देन इट इज ज्योग्राफी, देन इट इज इकोनॉमी, देन इट इज एनवायरनमेंट, बस। और एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनकी क्लासेस टोटल मिला के कितने घंटे की होंगी? नॉट मोर देन 350 आवर्स। 350 घंटे की क्लासेस हैं इन सब्जेक्ट्स की। 350 घंटे की क्लासेस देखने के बाद, ठीक है ना, यू विल बी एबल टू मास्टर प्रीलिम्स। सिर्फ 350 घंटे की क्लासेस। सो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट। 5 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए एंड इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। कम से कम मिनिमम इज 5 टाइम्स। आदत डालिए रिवीजन की, रीड करके उसको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए अपनी, और बार बार चीजों को रिवाइज करते रहिए। और इन 5 सब्जेक्ट्स के साथ होली खेल दीजिए।
नो वन कैन स्टॉप योर प्रीलिम्स। तो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स। तो 5 सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका 3-3 4-4 बार रिवीजन चल जाएगा, बट इनके सब्जेक्ट्स की रिवीजन आपको ज्यादा बार करनी पड़ेगी। मल्टीपल रिवीजन आर बेसिकली रिक्वायर्ड। देन सेकंड थिंग दैट वी हैव गॉट इज सीसैट। ये हिंदुस्तान में मतलब आज की डेट में कोई भी एग्जाम है, आप यहाँ से कॉलेज से निकलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स आप देंगे, ठीक है, आरबीआई ग्रेड भी देंगे, फिर एसएससी का एग्जाम रहता है, और बहुत सारे इंस्पेक्टर लेवल के बहुत सारे पेपर रहते हैं, स्टेट में बहुत सारे पेपर रहते हैं। हर एग्जाम में मैथमेटिक्स, ये जो मैथ का कंपोनेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यूपीएससी में भी ये वाला है, बट ये आपका क्वालिफाइंग है सीसैट। बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जब आप इसको तैयारी करेंगे सीसैट का, आप कोई भी पेपर क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको अपने बारे में बताया, असिस्टेंट कमांडेंट आई हैड क्रैक्ड बिकॉज ऑफ इट, आरबीआई ग्रेड भी आई हैड क्रैक्ड बिकॉज ऑफ इट, ठीक है ना। एंड आई एम जेआरएफ आल्सो, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट आल्सो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेआरएफ भी हूं मैं। एंड वो सारे कहीं ना कहीं क्रैक होने के पीछे, क्योंकि आप नेट का भी पेपर देंगे, उसमें भी एप्टीट्यूड का पोर्शन आता था उस समय, अब तो मुझे आइडिया नहीं आता है कि नहीं आता है। दिस पोर्शन इज गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी एग्जाम। हर एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। तो आप मतलब इसके ऊपर मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बट अनअकैडमी में आपको बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स मिल जाएंगे सीसैट के, जो आपको ये सारी क्लासेस करवा देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड 5 सब्जेक्ट्स, और उनको अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो देन कम्स द मेन स्टेज। शशांक प्लीज मेंस का स्लाइड कर दीजिए। देन कम्स द मेन स्टेज। तो मेंस में आपके पास क्या चीज है? मेंस में आपके पास जीएस के 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। जो जीएस पेपर 1 है दैट रिवॉल्व्स अराउंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो 250 नंबर का पेपर है जीएस का, 4 पेपर है 250 नंबर के, टोटल जीएस आपके पास 1000 नंबर की होती है। तो पहला पेपर जो जीएस का है इट रिवॉल्व्स अराउंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ब्रॉडली आपको बता रहा हूं मैं, तो इतिहास और भूगोल के आसपास ये घूमता है पहला पेपर जीएस 1 का। And GS paper 2 revolves around polity, international relations, governance. And GS paper 3 revolves around economy, environment, science and technology, इन चीजों के आसपास। And paper 4 is related to ethics, ठीक है। Now coming to the time, अगर हम टाइम की बात करते हैं कि इन पेपर्स को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। GS paper 4 will take you around 40 to 50 hours, 50 घंटे में पेपर कवर हो जाता है ये वाला, 250 नंबर का पेपर है। बट दिस पेपर रिवॉल्व्स मोर अराउंड रिटन स्किल। आपका रिटन स्किल किस तरह का है? अगर आपका रिटन स्किल बहुत अच्छा है तो आप इसमें बहुत स्कोर करते हैं। जितने भी लोग मतलब आईएएस बनते हैं उनका जीएस पेपर 4 में बहुत अच्छा स्कोर रहता है। और कितना स्कोर रहता है? 120, ठीक है ना, 110, मतलब 100 प्लस स्कोर आता है जीएस पेपर 4 में। एंड जीएस पेपर 4 बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। अगर हम आपको अभी पढ़ाना शुरू करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 20 to 25 क्लासेस, 2-2 घंटे की क्लासेस, और पूरा पेपर खत्म हो जाता है। इतना आसान पेपर है ये वाला, ठीक है। देन कम्स जीएस पेपर 3। अगर हम बात करें, इट इज अबाउट इकोनॉमी, इट इज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इट रिवॉल्व्स मोर अराउंड करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब हमारे देश में आर्थिक डोमेन में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक रियलम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, इकोनॉमिक मिली में क्या क्या चीजें हो रही हैं, मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में बेसिकली क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके आसपास ये मतलब रहता है ये वाला पेपर जीएस पेपर 3 का। प्लस देयर विल बी एनवायरमेंट इश्यूज, प्लस देयर विल बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, 5G क्या है, 4G से कैसे बेटर है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी के आसपास रिवॉल्व करेगा। फिर कंप्यूटर्स में सुपर कंप्यूटर्स क्या है, रोबोटिक्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स रहते हैं, जनरल टॉपिक्स रहते हैं। मतलब आईएएस की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये पेपर बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। जिन लोगों को नॉन मेडिकल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते थे ना, ये उन सब एग्जाम्स का मतलब इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ये बच्चा है, ठीक है। बट यूपीएससी टफ क्यों है? यूपीएससी आईएएस को इतना टफ क्यों मानते हैं सब लोग? उसका कारण ये है कि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर आप इस एग्जाम को +2 के एग्जाम के साथ कंपेयर करें, जो आप नॉन मेडिकल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है, कंटेंट वाइज that paper is minimum 20 to 25 times tough, minimum बता रहा हूं मैं आपको। कंटेंट वाइज ये पेपर बहुत ज्यादा आसान है। आप चीजें पढ़ते हैं, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आपको समझ आ जाती है चीजें। अब जिसको मैथ समझ ही नहीं आता, जितना मर्जी जोर लगा लो, उसको समझ ही नहीं आएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं चलती चीजें क्या चीजें। सेम इज ट्रू अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू।
कंटेंट वाइज ये बहुत आसान पेपर है, आपको सारी चीजें समझ आएंगी, महंगाई कैसे हो रही है, ठीक है, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी सरकार बना रही है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, सो यू विल ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। ये एक इस एग्जाम को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है ये वाला चीज कि डे टू डे सारी हैपनिंग्स वही चीजें आपको पूछ रहे हैं पेपर में, कोई बहुत टेक्निकल चीजें नहीं पूछ रहे हैं, एंड ज्यादातर चीजें आपके ओपिनियन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रट्टे मारने पड़ रहे हैं। तो ये खूबसूरती है मतलब जीएस पेपर 3 की। पेपर 4 भी, पेपर 4 तो बहुत आसान है, पेपर 4 में तो ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड कैरेक्टर, ठीक है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है ना, हम घर से कौन सी गंदी आदतें सीख लेते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें भी पूछ लेते हैं। दीज आर द इजीएस्ट थिंग्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एथिक्स पेपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, मॉरल्स, सो कंटेंट वाइज वेरी वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है, मुश्किल नहीं लगता। देन कम्स पेपर 2। कितने लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, मतलब पॉलिटिकल साइंस, ओ माय गॉड, तो बहुत सारे लोग तो पॉलिटिकल साइंस, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो जीएस पेपर 2 आपका ऑलरेडी तैयार है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एक बार रीड करा हुआ है ना, तैयार इन द सेंस यू आर एक्चुअली फेमिलियर। 50 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, थोड़ी क्लासेस कर लीजिएगा, और उसके बाद में वही होली खेलने का सिस्टम, जितने ज्यादा बार होली खेलेंगे सब्जेक्ट के साथ उतनी ज्यादा चीजें हो जाती हैं ना। थोड़ा सा रोक देते हैं, एक और बात करेंगे सिटिंग के बारे में। कितने लोग लंबी सिटिंग नहीं लगा पाते, प्लीज रेज हैंड। कितने लोग नहीं लंबी सिटिंग नहीं लगाने पाते, वेरी नाइस। उसके लिए क्या करना क्या है, लंबी सिटिंग क्यों नहीं लगा पाते हैं? एक्चुअली आज की डेट में ना प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गया है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है। मैंने अपने फोन के ऊपर एक लगाया हुआ, मैं कितने बार फोन खोलता हूँ, एक दिन मुझे पता लगा मैंने 156 बार फोन खोला, 156 टाइम्स अ डे। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर 156 बार मैंने फोन खोला है तो मैंने काम जो कर रहा हूँ कितनी सिंसियरिटी से करा होगा, नहीं करा होगा ना। फिर मैंने टारगेट को चेंज कर दिया, फिर मैं अब कितने बार फोन खोलता हूँ, 55 बार खोलता हूँ मैं फोन दिन में। अब मैंने 55 से भी अब मैंने फोन ही दूसरा ले लिया है, जो पहले तो ऐसे ओपन करता था, अब इसको खोलना पड़ता है। अब खोलने का भी झंझट बंद हो गया, मतलब अपना डिस्ट्रैक्शंस को कम करिए जितना ज्यादा, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा फोन है। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर फोन ना होता तो ज्यादा मार्क्स आ गए होते ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में? देख लीजिए, तो सब मुझे लग रहा है भैया 80% लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, अपने रेज कर दिए, हैंड रेज कर दिए कि फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का आज की डेट में सोर्स बन गया है। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं, ठीक है ना, चकाचौंध लोग, कोई गाड़ी की फोटो डाल रहा है, कोई अच्छे खाने की फोटो डाल रहा है, कोई रेस्टोरेंट की फोटो डाल रहा है, कोई नए शूज ले आया है। हम उन्हीं चीजों से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, हमें लगता है यार यही जिंदगी है, बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ तो ये है जो आप और हम यहाँ पे हैं, आपने काम करना है, काम करके आप नौकरी में जाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, दिस इज रियल लाइफ। तो व्हाट इज इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि इंस्टाग्राम जैसी चीजें तो मतलब ये तो हीरो हीरोइंस के लिए, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के लिए चीजें थी कि उनको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं और उनमें इस तरह के स्किल है, कुछ तरह के डांस वाले स्किल है या कुछ और स्किल्स है। दिस इज नॉट मेड फॉर, मतलब आम जनता के लिए नहीं बनाई गई थी ये चीजें, और बट इसका मिसयूज इतना ज्यादा हो गया और ये हमारे करियर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। एंड स्टार्टिंग हमने वहीं पे करी थी, करियर इज द ओनली थिंग दैट विल स्टे विद यू। तो मैं यही करूंगा आप कि आप 1 साल 2 साल 3 साल मोबाइल फोन जरूर बंद कर दीजिए अगर आप करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और मैंने अपना, जब मैंने क्रैक करा एग्जाम, दैट वाज दिस थिंग हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले तो लकी मैं इस चीज की मैं मानता हूँ अपने आप को कि उस समय इतना इंटरनेट फास्ट नहीं था, हम फ्रस्ट्रेशन की वजह से फोन रख देते थे, कोई भी चीज देखते थे तो वो अपलोड होने में गोला गोला घूमता रहता था, और कितनी देर बंदा गोले को देखे। तो फिर एक तो वो पॉजिटिव चीज थी, फोन इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, एंड एक बटन वाले फोन होते थे, ठीक है, स्टैंडर्ड फोन जिनको बोलते हैं, तो वो मैं अपने हॉस्टल में रखता था। जब मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी वाज नो फोन जोन, लाइब्रेरी में फोन लेके नहीं गया। मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर मैं मोबाइल फोन लाइब्रेरी में ले गया तो मैं इसकी आस्था भंग कर रहा हूँ। मतलब मैंने अपने आप को मान लिया था कि यार जैसे मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, ठीक है ना, एक चप्पलों को पहन के नहीं जा सकते ना, तो वैसे मुझे लगता था यार अगर मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ तो फिर मोबाइल फोन नहीं जाना चाहिए, ये तो माता सरस्वती का वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अवॉइड मोबाइल फोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मोबाइल फोन्स को अवॉइड कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी वैसे बढ़ जाएगी।
आप वैसे ही करियर के प्रति सोचना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। एंड दिस एज इज आल्सो द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बारे में जरा ज्यादा पढ़िए और ज्यादा सुनिए, ताकि आप ही चीजें कर सके। तो पेपर 3 एंड पेपर 2 तो क्लियर हो गया आप लोगों को, पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है ना। एंड पेपर 2 भी पॉलिटी के बारे में बता दिया मैंने आपको कि जिन्होंने के पास पॉलिटिकल साइंस है उनका ऑलरेडी पेपर 2 हो रखा है। पेपर 1 इज अगेन सब लोगों ने, आप ऑलरेडी फेमिलियर है पेपर 1 से भी, क्योंकि हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। सब लोगों ने स्कूल तो पास करे ही हुए हैं ना, कोई जुगाड़ लगा के तो नहीं आए हुए कॉलेज में, प्लीज बता दीजिए। सर भी आपके यहीं बैठे हुए हैं। तो अगर आपने 10th करा हुआ है, 10th करके आए हो, तो बेटा ऑलरेडी ज्योग्राफी आप पढ़ के आए हुए। हाँ, 3 तरह के पत्थर, ठीक है ना, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, यही है, ठीक है ना। नदियां, हिंदुस्तान की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है ना, बस थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाता है। और नेशनल पार्क, सेंचुरीज, तो हिंदुस्तान को जानने के बारे में पूरा इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सो कंटेंट इज वेरी वेरी इजी एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न्ड। अगर हम पेपर 1 का बात करते हैं तो 2 का 3 का आप ऑलरेडी कर चुके हो सिलेबस यूपीएससी का एक बार अपने स्कूल के दिनों में, बट तब आपको पता नहीं था कि मतलब इससे हम आईएएस भी बन सकते हैं इसी इन्हीं चीजों को पढ़ के। सो कंटेंट वाइज इट इज नॉट डिफिकल्ट, कंटेंट वाइज इट इज वेरी वेरी इजी। कितने लोगों को ये लगता है कि ये पेपर मतलब मुश्किल है कि अगर मैं ट्राई करूंगा तो मतलब नहीं कर पाऊंगा, प्लीज रेज हैंड्स। तो ऐसे नहीं है आदमी, बहुत ऐसा मत अपने आप को वो करिए, ठीक है ना। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बेटा आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के बाद आपको अपने आप में ना बहुत बड़े बदलाव लेके आने पड़ेंगे अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपको हर मोड़ पे ना चेंज अपने आप को बदलना पड़ता है कुछ सालों के बाद। I will tell you about myself। मतलब कुछ महीने पहले हम सिर्फ पढ़ा रहे थे, 3-4 घंटे ऑक्यूपाइड था मैं, और उसके बाद में I was appointed as the spokesperson of the party, political party। और मेरी टीवी पे डिबेट्स आनी स्टार्ट हो गई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे टीवी के ऊपर लगने स्टार्ट हो गए। तो मैं परेशान हो जाता था, यार ये क्या हो गया। मुझे लग रहा था यार मतलब एक तरफ पढ़ा रहे हैं और एक तरफ ये नया काम आ गया। Then I reminded myself of a story of an eagle कि आपको बदलना पड़ता है। आपको जिंदगी में ना हर 5 साल 6 साल बाद जब भी नए चैलेंजेस आते हैं आपको बदलना पड़ता है, अपने आप को अंदर से चेंज करना पड़ता है, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ईगल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ईगल का लाइफ स्पैन कितना होता है, कोई बता सकता है कितने साल ईगल जीता है टेंटेटिवली? ईगल का जो लाइफ स्पैन रहता है वो 70 साल रहता है। ईगल कितने साल जीता है बेटा? 70 साल ईगल जिंदा रहता है, ठीक है ना। जब 30-35 साल का ईगल हो जाता है ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको। एक तो उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं तो उससे वो उड़ नहीं पाता है। अब वो शिकार नहीं पकड़ पाएगा, जब उड़ेगा ही तो शिकार कैसे पकड़ पाएगा, समझ गए? हाँ, मतलब मोटा हो गया, आप कुछ लगा लीजिए, ठीक है ना, आप लगा लीजिए, उसके पंख भारी हो गए और उसके ना जो बीक होती है, चोंच होती है, वो भी बेंड हो जाती है ईगल की। जब वो 35 साल का होता है, 35 साल का होता है, उसकी चोंच बेंड हो जाती है। और जो उसके पंजे होते हैं जिसको बोलते हैं टलॉन्स, बोलते हैं क्या बोलते हैं? टलॉन्स, TULLONS, टलॉन्स। तो उसके टलॉन्स भी बेसिकली बेंड हो जाते हैं। अब वो शिकार नहीं पकड़ पाता ईगल। अब उस समय में जब ईगल 30-35 साल का होता है ना, उसको एक डिसीजन लेना होता है अपनी जिंदगी में, द डिसीजन टू चेंज। अब ईगल क्या करता है, पहाड़ी पे चला जाता है। पहाड़ी पे जाके, बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाके वो अपनी बीक को मारता है, पहाड़ी से पत्थर से मारता है वहां पे, और बहुत सारा खून निकलता है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। कभी किसी की नाक टकराई है, मतलब यहाँ से दीवार के साथ में कहीं पे, कितना दर्द होता है, बहुत अजीब सा फील होता है ना। नाक सबकी टकराई होती है। मैं जहाँ पे भी सेशन करता हूँ वो कहते हैं हाँ भी नाक हमारी टकराई थी। तो बीक अपना नाक को मार मार के उसमें से खून निकल जाता है, और उसके बाद में 2 महीने के बाद में ईगल का नया बीक निकलता है, शार्प एंड पॉइंटेड। वो बेंड जो बीक थी वो टूट जाती है, शार्प एंड पॉइंटेड आती है। अब उसी पॉइंटेड बीक से वो अपने टलॉन्स को निकालता है, पैरों के नाखून जो होते हैं ना उनको निकालना स्टार्ट करता है। अगेन वहां से भी ब्लीडिंग होती है, अगेन अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। दोबारा फिर से जो उसके टलॉन्स आते हैं वो बहुत शार्प आते हैं, और उसी बीक से वो अपने जो हैवी पंख होते हैं उनको भी निकाल देता है। ये 6 महीने का प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेस ऑफ चेंज। एंड उसके बाद में ईगल 6 महीने के बाद में फ्लाइट लेता है, और उस फ्लाइट को कहते हैं फ्लाइट ऑफ रीबर्थ, और 35 साल फिर जी पाता है ईगल।
सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ईगल के बारे में कि अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में है ना, तो आपका बहुत इजी डेज चल रहा है बेटा आपको, ठीक है ना, हाँ, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपकी सिटिंग 1 घंटे की 2 घंटे की, अब आपको 5-6 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी। आपके घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, ठीक है ना, आपको लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। आप लिखते नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। आप रिवीजन नहीं करते, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। आप रट्टे आपने स्कूल में पहले नहीं मारे, अब आपको चीजों को रटना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब आपके पास दिन है बेटा, चेंज के दिन है, ट्रांसफॉर्मेशन के दिन है, ये दिन वापस नहीं आएंगे। तो बी लाइक ईगल, बी लाइक एन ईगल। कितने लोग ईगल की तरह अपने आप को बदल लेंगे, चेंज कर लेंगे? रेज हैंड्स। वेरी नाइस। सो देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अनअकैडमी को किस तरह से यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, और ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए कि ऑफलाइन क्लासेस करनी चाहिए। हाउ मेनी पीपल बिलीव कि ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा बेटर नहीं है? प्लीज रेज हैंड्स। ऑनेस्टली बताइएगा, आराम से बात करिएगा। वेरी नाइस। हाँ, बेटर नहीं है। हाँ, तो आप, हाँ, वेरी नाइस। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट बेटर, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने दोनों मोड्स में पढ़ा है, मैंने ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाया और मैंने ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाया। ऑफलाइन में भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, बट मेरे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की रेशियो ज्यादा बढ़ने लगी जब मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करा। उसका कारण पता क्या है? जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हो ना, टीचर आपके कान में बोलता है। सर भी मुझे पूछ रहे थे स्टाफ रूम में बैठे कि सर ऑनलाइन वाले ज्यादा इफेक्टिव हैं टीचर्स के ऑफलाइन वाले? टीचर आपके कान में बोलता है, आपको हर एक चीज पता चलती है ऑनलाइन में। और जब, क्योंकि बहुत सारे क्लास में बहुत सारे वर्ड्स मिस हो जाते हैं जब वो टीचर कुछ बोलता है, तो सबसे पहले तो आप क्लास को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑनलाइन में क्या है, जब टीचर कुछ भी बोल रहा है, कंसेप्ट पेज कर रहा है, आप उसको पॉज कर सकते हैं, समझ गए? हाँ, कि भैया तुम चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए, अब हम अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे। आप पॉज कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि टीचर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है, दिस इज दैट, तो आप उसको 1.25 पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर आपका मन नहीं है, 10 दिन आपका मन नहीं करा, ठीक है। अब इंडिया का मैच होगा, किसके साथ हो रहा है सेमीफाइनल? इंग्लैंड के साथ हो रहा है। चलिए, वेरी नाइस। किस तारीख को हो रहा है? 10 तारीख। उस दिन तो कोई क्लास जो लगेगी उस टीचर की क्लास में तो कोई नहीं आएगा ऑनलाइन, क्योंकि सब लोग मैच देख रहे होंगे। हो सकता है टीचर भी क्लास रीशेड्यूल कर दे उधर। तो आप जो क्लासेस इस तरह से मिस हो जाती हैं, आपकी कॉलेज की एग्जाम आ गए, पेपर आ गया, पढ़ने का मन नहीं है, बीमार हो गए, कहीं पे जाना है, खाना खिलाने जाना है किसी को, कोई आ रहा है आपसे खाना खाने के लिए, समझ, कॉफी पीना है, चाय पीना है, समझ गए, सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो ऑनलाइन का ये है कि आपके पास क्लासेस रिकॉर्डेड है, जब मन में आए। ऐसा भी तो होता है ना, कई बार हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं कि यार आज तो आग लगा देंगे, आज तो खत्म कर देंगे पॉलिटिक्स। ऐसे दिन आते, सबके साथ के नहीं आते? ऐसा रोज तो नहीं होता कि आदमी का रोज ही मन करता हो पढ़ने का, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा कोई है कैंडिडेट जिसका रोज ही मन करता हो पढ़ने का? ऐसा कोई भी नहीं है, वेरी नाइस, ठीक है। तो जब हमारा मन रोज नहीं करता पढ़ने का, तो हम क्यों पढ़े रोज? जब मन करेगा तो हम क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम हम चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। अब जैसे पेपर पास में आ जाता है, पेपर जब पास में आता है तो टीचर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्लासेस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि यार कोई 25-30 घंटे में लगातार पढ़ा दे। देन गिव द ऑप्शन 2x की स्पीड के ऊपर पूरे लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना। जो 40 घंटे की पॉलिटी है, ठीक है ना, अगर 2x की स्पीड के ऊपर देखेंगे तो कितने घंटे में देख पाएंगे? तो देखो आधे टाइम में आपका चीजें कवर हो जाती है। फिर आपको ये भी पता होता है कि यार इसने टीचर ने 15 मिनट यहाँ पे पढ़ाया नहीं था, यहाँ पे वो बातें कर रहा था सलमान खान की, चलो इसको भी निकाल दो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। एक तो आपके पास रिकॉर्डेड रहती है, आप हमेशा अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं। एंड अनदर बेस्ट थिंग इज, क्योंकि आप में तो सब लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली का किराया लोगों को बहुत मार लेता है, 20,000 रुपए, ठीक है ना। क्योंकि रेंट देखने वाले ऐसे देखते रहते हैं कि अब 30 तारीख कब आएगी, तो कब पैसे लेंगे। तो ये भी एक कॉस्ट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। एक मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं, एंड आपको गिल्ट फील नहीं होता कि पेरेंट्स के ऊपर आप बोझ बन रहे हैं। एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है ऑनलाइन टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। कोई भी क्लास अगर आपकी नहीं हो पा रही है, जैसे अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द सेंस
पॉलिटी के लिए आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, हर चीज के लिए आपके पास बहुत सारे टीचर्स बेसिकली रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ऑनलाइन को लेके बेटा अगर किसी के मन में शंका है तो वो मिटा दो, ठीक है। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ, मेरे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमने बहुत सारी सिलेक्शंस दे दी हैं। इस बार भी अनअकैडमी से हमारा ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स अभिनंदन कुमार को मेरी बैच से निकला, इज आईपीएस नाउ। मतलब मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस करता हूँ, ये वाली बात, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेंगे, लोक प्रशासन, तो आपको एक सब्जेक्ट भी तो चूज करना पड़ता है ना, तो मैं आपको प्रॉमिस कर, सबसे छोटा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। आप लोगों को सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब ले जाऊंगा मैं, दिस इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हम चीजों को कराते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी, एंड आई विल टेक यू वेरी वेरी क्लोज टू द सिलेक्शन। बाकी अगर आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं, अगर मेरे सब्जेक्ट में आते हैं, पॉलिटी लेते हैं, और पॉलिटी तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प्स यू इन पॉलिटी, इट विल हेल्प्स यू इन एथिक्स, इट विल हेल्प्स यू इन गवर्नेंस, और इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। अगर आपको मतलब ऐसा टीचर ढूंढ रहे थे आप जो आपको करीब लेके जाए सिलेक्शन के, तो आई एम देयर टू हेल्प यू, और बहुत ऑनेस्टली से पढ़ाएंगे। मतलब वो फर्जीवाड़ा टाइप वाला सिस्टम नहीं है कि पीपीटी के ऊपर लिखा हो ये देखो ये देखो ये लिखा हुआ है, नॉट लाइक दैट। हर एक चीज आपके खून में जाएगी और क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी हर एक चीज की। एंड मैं आपसे वादा करता हूं कि ऑनलाइन अगर आप क्लासेस लेंगे तो वी विल डेफिनेटली प्रोड्यूस द रिजल्ट, 101% हम रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। अनअकैडमी ने भी नए नोट्स लॉन्च करे हैं, ठीक है ना, आप अपडेटेड नोट्स हैं हमारे अनअकैडमी सीएससी नोट्स 2.0, ठीक है ना। ये भी आप ले सकते हैं, दीज आर द अपग्रेडेड नोट्स। बट नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर्स, ठीक है ना, जो आपको सिलेक्शन दिला के जाएंगे, ठीक है ना। नोट्स सेकेंडरी होते हैं, नोट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट टीचर कैन नेवर रिप्लेस बुक्स एंड बुक्स कैन नेवर रिप्लेस अ टीचर। दोनों चीजें इररिप्लेसेबल हैं, बट पहले टीचर के पास जरूर आइए। और ऐसे टीचर के पास आप आ रहे हैं जिनकी सिलेक्शन हो रखी है, जो सिलेक्शन दे रहे हैं और एक आपको आसान रास्ता बता रहे हैं, कोई डिफिकल्ट रास्ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये 40 करोड़ रुपए आप जीत सकते हैं, प्लीज बाय कर लीजिए एक बड़े वाला बैग। नई ऑफर आई है अनअकैडमी की तरफ से, 40 करोड़ रुपए का अवार्ड जीत सकते हैं आप। तो यूसीएससी हो रहा है बेटा, सो दिस इज, हाँ इसी के ऊपर रखिए, यूसीएससी हो रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ चैंपियनशिप, काइंड ऑफ अ लीग, जो स्टूडेंट्स जिसको मतलब हर 2-3-4 महीने के बाद ये वाला लीग टाइप होता रहता है, ठीक है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर विल बी 50 एमसीक्यूज, तो 50 एमसीक्यूज रहेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आसान टाइप रहते हैं। और जिन लोगों के ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आ रहे हैं, 60-70% आ रहे हैं, आई थिंक यू ऑल विल बी एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब मेरे बहुत सारे नोन ने इसमें पार्टिसिपेट करके आईपैड वगैरह जीते हैं। आई नो 3-5 पीपल जिन्होंने आईपैड जीते। आईपैड अवेलेबल है अभी भी इस वाले में? आईपैड मिल रहे स्टूडेंट्स को? मिल रहे? लैपटॉप, आईपैड नहीं मिल रहा, और टैबलेट मिल रहा है छोटा, स्मार्टफोन भी है। स्मार्टफोन तो इनसे हमें छुड़ाने हैं, इनके पास बहुत स्मार्टफोन है। तो आप लैपटॉप जीत सकते हैं, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो लैपटॉप आप इनसे जीत सकते हैं। मतलब पिछले बार में हमारे काफी नोन लोगों ने जो ग्रेजुएशन में थे, उन लोगों ने पार्टिसिपेट करा इसमें एंड दिया, और उन्होंने काफी चीजें दी। इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेगा। 13 नवंबर को हो रहा है, 13 नवंबर को 11 बजे हो रहा है बेटा। देखो 13 नवंबर को एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हो रही है, इंडिया फाइनल खेलेगा। किसके साथ खेलेगा? पाकिस्तान के साथ। और हम पाकिस्तान को हराएंगे। भारत माता की, वेरी नाइस। तो 13 को आप लोग भी लैपटॉप जीतेंगे, और 13 तारीख को हिंदुस्तान भी फतेह करेगा, समझ गए, पाकिस्तान से जीतेंगे। अब आप लोगों की बेटा क्वेरीज है, किसी ने कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ भी मतलब चीज पूछना चाहते हैं करियर के बारे में, क्योंकि अब आपके करियर के दिन है। अब आप मैं नहीं मानता कि इस लेक्चर को सुनने के बाद यू शुड नॉट ट्रीट योरसेल्फ एज अ कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है ना। आप ये मानिए कि अब मुझे अपना करियर बनाना है। किसी को कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो प्लीज पूछिए। आई एम हियर फॉर 10-15 मिनट्स मोर, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जो भी आपके मन में सवाल आता है, ठीक है। ये माइक है, इनके पास है माइक, शशांक जी के पास। शशांक जी से माइक लेके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है, भाई साहब का सवाल है। नाम बता दीजिएगा बेटा आप अपना, प्लस आप कौन सी क्लास में है वो भी बता दीजिए। हेलो। हाँ जी जी, अखिलेश चौहान मेरा नाम है। चौहान साहब बताइए।
सर मैं पास आउट हूँ कॉलेज का, इसी कॉलेज से। तो आपको अंदर कैसे आने दे दिया? आईडी कार्ड से। आईडी कार्ड से? सर तो आने नहीं देते, सर बोलते हैं बहुत स्ट्रिक्ट है। चलिए बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि ऐसे की तैयारी कैसे करें, मतलब उसकी राइटिंग स्किल कैसे सुधारें? ऐसे का बेटा वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर लो, वर्क ऑन वोकैबुलरी। और जीएस के जितने कंटेंट कहाँ से तैयार करें? मेरा कंटेंट बेटा ऐसे का ना तैयार ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से बहुत सारी एग्जांपल्स डेवलप हो जाती हैं। पॉलिटी आपको पॉलिटिकल फ्रेमवर्क देता है। इकोनॉमी जो पढ़ते हैं, इकोनॉमी में बहुत सारी कहानियां टीचर सुनाएंगे आपको, उन सबको आप मेंशन कर सकते हैं। फिर ज्योग्राफी से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ऐसे का ऐसा कंटेंट रिक्वायरमेंट रहता नहीं है कि आपको अलग से ऐसे की क्लासेस लगानी, उसकी जरूरत नहीं रहती। वोकैबुलरी अच्छी कर लो आप, और सेंटेंस बनाने अच्छे शुरू कर दो। अखबार में से कोई अच्छा सेंटेंस आया ना, उसको रट लो 10 बार, ठीक है ना, क्योंकि लोग रटते नहीं है। स्टूडेंट जिसको रटने की आदत पड़ जाती है ना, वो स्टूडेंट आग लगा देता है यूपीएससी में। जिसको रटने की आदत पड़ जाती है, लिखने की आदत पड़ गई, बस वो ऑटोमेटिकली क्रैक कर जाता है पेपर को। थैंक यू सर। ओके, बाकी आपका ऑप्शनल क्या बेटा? मैथ्स। खतरनाक ऑप्शनल लिया आपने, चलिए वेरी नाइस। और किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज श्लोक ठाकुर। ठाकुर जी, यस सर। ये ठाकुर चौहान ही आ रहे हैं राजपूत जी से कुछ पूछने के लिए। चलिए पूछिए। Sir, my question is this: does educational background matters? If I am from IITs, then UPSC will give more preference to me as compared to if I am Seoul or something. बेटा हम ना अभी अनअकैडमी पे ही एक प्रोग्राम शुरू होगा, इंटरव्यू का प्रोग्राम, ठीक है ना। अभी जो लोग इस बार मेंस क्रैक करेंगे ना, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, आईआईटी वाले भी आते हैं, नॉन आईआईटी वाले भी आते हैं, ठीक है ना। इस बार हमारे पास ना एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने के लिए, वो आईपीएस बन गई है। उसका नाम था सिमरन। उसने ना मास कॉम कर रखा था, मैं सर से भी बात कर रहा था, अब मुझे नाम भी याद आ गया उसका, सिमरन। अब उसने मास कॉम करी हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसका और किसी भी आईआईटी के साथ उसको कंपैरिजन करके देखे, कोई आईआईटी ने इतनी अच्छे तरीके से थॉट्स को आर्टिकुलेट कर ही नहीं पा रहा था जितने अच्छे तरीके से वो कर रही थी। सो इट इज योर पर्सनैलिटी दैट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम। कोई बैकग्राउंड आपको कोई मदद नहीं करता है, आप मेहनत कितनी करते हैं, ठीक है ना, वो चीज मैटर करती है। और आपका स्किल कितना जबरदस्त है आपके पास, चीजों को आर्टिकुलेट करने का, सोचने का, बोलने का, लिखने का, उसके आसपास चीजें घूमती है। तो अपने आप को ये मत सोचिए कि किसी ने आईआईटी करा, सारे आईआईटी वाले बन जाते हैं। हाँ, जो लोग आईआईटी कर रहे हैं वो यूपीएससी को क्यों क्रैक करते हैं? सिर्फ यही कि ज्यादा सिंसियर होते हैं, पहले भी डेडिकेटेड तरीके से उन्होंने एक कंपटीशन मतलब क्रैक कर रखा होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में ना, मतलब चाहे छोटी छोटी अचीवमेंट्स करिए, जरूर करिए, ठीक है ना। मेरी जिंदगी में ना बड़ी अचीवमेंट्स तो मेरी 3-4 हैं। मतलब मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं जेआरएफ था, मैंने पेपर क्रैक कर लिया। पर मेरी छोटी अचीवमेंट्स बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। मैं लगातार 14 घंटे भी पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। मैंने पॉलिटी को 25-30 बार लगातार, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट, वो भी एक अचीवमेंट है। मैंने लगातार 2.5 घंटे रनिंग भी करी हुई है, ठीक है ना। मेरा 94 वेट होता था, मैंने 67 करा हुआ, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट, ठीक है ना। आप भी अपनी जिंदगी में मतलब छोटी छोटी अचीवमेंट्स जरूर करिए, फिर आदत पड़ जाती है आपको, समझ गए? फिर आपको चीजें करने की आदत पड़ जाती है, फिर तो आसान हो जाती है जब आपने एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। मैं ना जब क्लास 4th में पढ़ता था ना, मैं ज्यादा पढ़ाकू नहीं था, फिर मैं बहुत शरारती था स्कूल में। मेरे ना साथ में एक लड़का बैठ गया एक दिन, जो फर्स्ट सेकंड आता है। तो पहले तो मेरे साथ बैठा, वो परेशान सा हो रहा कि यार मैं इसके साथ कैसे बैठ गया, ये तो अच्छा बंदा नहीं है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा रैंक फर्स्ट या सेकंड कैसे आता है? कहता एक बार मेरा रैंक फर्स्ट आ गया था, मैं थोड़े दिन पढ़ा था, अब कहता मुझे आदत पड़ गई है कि अब मैंने सेकंड लाने में मन नहीं करता। ये आदत पड़ जाती है ना, सक्सेस की आदत ऐसी है ना बेटा, एक बार मिल जाए ना फिर आप पीछे हटते ही नहीं है। आप एक कोई टेस्ट दे दीजिए, कोई पेपर दे दीजिए, अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए ना, फिर आपको आदत पड़ जाती, नशा हो जाता है आपको सक्सेस का, ठीक है ना। तो अपने आप चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। So one more question: how to read newspaper? बेटा न्यूज़पेपर को रीड करना, वोकैबुलरी वहां से उठाओ बस न्यूज़पेपर से। बाकी करंट अफेयर के लिए मैगजीन्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो आप। थैंक यू सर। ओके बेटा, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो न्यूज़पेपर पे, 2-2 घंटे 2.5 घंटे, कम करो। पानी दे सर। मेरा नाम विनय सिंह है। विनय सिंह, हाँ जी सिंह साहब बोलिए। इंडिया में 3 टाइम्स एग्जाम दिया। जब एग्जाम देता हूँ तो जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं होते ना,
फिर आगे के भी होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वही अगर घर पे तुम मॉक टेस्ट वगैरह तो उसमें क्लियर हो जाता है। बहुत ही पैनिक क्रिएट होता है। बेटा मतलब पैनिक का मैं आपको क्या बताऊं, एक थोड़ा स्ट्रेस अपना कम करो, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ा वॉक करो थोड़ा, एंड ज्यादा मॉक टेस्ट दो, चीजों को ज्यादा बार रिवाइज करो। और अच्छी अपनी डाइट अच्छी रखो। मतलब कई बार हमारी डाइट डेफिशिएंसी से भी हमें ऐसी स्ट्रेस पैदा होता रहता है। बहुत सारे कारण होते हैं बेटा स्ट्रेस पैदा होने के, एंजाइटी पैदा होने के। थैंक यू सर। ओके बेटा, रिवाइज करोगे ना फिर स्ट्रेस तो आता नहीं जब रिवाइज कराओ। इट इज अ गेम ऑफ रिवीजंस, मल्टीपल रिवीजंस। हाँ जी सर, मैं प्रांजल शुक्ला हाँ जी सेकंड ईयर से। हाँ जी बोलिए। सर, मुझे ये पूछना है कि मतलब जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो हमें मतलब कोचिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए और मतलब इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? जितना जल्दी करोगे उतने ज्यादा सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। यस सर। हाँ, तो क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दीजिए आप ऑनलाइन। अभी अनअकैडमी पे ले लीजिएगा, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो मतलब उसका ये होना चाहिए कि ज्यादा फोकस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज को इग्नोर करना है, बट मुझे लग रहा है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके कॉलेज में भी मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो सेकंड ईयर बेसिकली सही समय रहता है तैयारी करने का, बिकॉज हमें लगता रहता है ग्रेजुएशन में कि हमारे पास टाइम है बहुत सारा, बट दैट इज नॉट द रियलिटी। क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 6 तो सेमेस्टर के पेपर हो जाते हैं आपके। तो 6 महीने तो आपके ऐसे ही उड़ जाते हैं 3 साल में से। फिर एक महीना आप वैसे पढ़ते हो तो 1 साल तो वैसे ही उड़ जाता है आपका। तो पहले आपको करना चाहिए, चीजों को स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज द राइट टाइम। सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा 1 साल के बाद। आपको लगेगा कि यार अब मैं क्रैक कर सकता हूँ पेपर। हाँ, वो होता है। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। एनी सर, मेरा नाम आकाश मिश्रा है। मिश्रा जी पूछिए। मैं पॉल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। जैसे कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपर रहे हो, तो आप मुझे अप्रोच बता सकते हो कि कैसी होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? बेटा किसी भी सब्जेक्ट का अप्रोच पता क्या होता है? एक तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट करो। मतलब 3-4 महीने लगा के ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस टीचर जो पढ़ा रहा है ऑटोमेटिकली उसके नोट्स बना लो और उनको 3-4 बार पढ़ दो। जो उसकी बेसिक बुक्स है उनको 3-4 बार पढ़ो आप, ठीक है ना। प्लस टॉपर्स के ना आंसर निकालो आप, और आप 2-3 बार रिवाइज करने के बाद अपना आंसर लिखो और देखो उसको मैच करो। फिर आपको ये पता लग जाता है कि मेरे में कितना गैप है, मेरे आंसर में और उनके आंसर में कितना गैप है। बेसिकली गेम रिवॉल्व्स अगेन अराउंड बार बार वही चीज बोल रहा हूँ मैं पिछले 2 घंटे 1 घंटे से। रिवीजन इज द गेम। अगर आपने सब्जेक्ट को 5 बार 6 बार रिवाइज कर लिया तो काम खत्म हो गया, ठीक है ना, इट्स ओवर। फिर अपने आप ही हो जाता है। अगर एक सब्जेक्ट आपने कर लिया, ऑप्शन कर लिया सही तरीके से, सिलेक्शन के चांसेस वैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा। एनीवन एल्स? इधर है भाई साहब, अब आ रहे बेटा उधर से। फिल कर लिए सब लोगों ने फॉर्म? सर, अब कितने लोग इस वर्कशॉप के बाद आईएएस की तैयारी करेंगे स्टार्ट? जस्ट रेज द हैंड्स। वेरी नाइस। और कितने लोग आईएएस आईपीएस बनेंगे पक्का? वेरी नाइस। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। हाँ, मैम को पूछना और उनको भी पूछना प्लीज। ओके, उधर। हाँ जी। So my name is Khushi Singhal and my course is BSc Honors Electronics. ठीक है जी। And my question is, sir, JRF एग्जाम के बारे में आप बताएं। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मुझे जेआरएफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका मैंने क्रैक करा क्यों करा मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखिए, मेरा ऑप्शनल पवेड था, ठीक है, और मैंने ना फॉर्म फिल कर रखा था जेआरएफ का, और मेरे दोस्त का रोल नंबर मेरे पीछे आया हुआ था। उसको पता था कि मैं आ गई हूँ और वो पीछे है। वो कहता यार प्लीज पेपर दे दे। मैंने कहा यार रहने दे, मेरे लाइब्रेरी में जाना मैंने, तो मैं नहीं दूंगा। तो बेटा बस पेपर देने चले गए थे और उससे जेआरएफ हो गया। एंड द रैंक दैट ईयर, मतलब काफी अच्छा रैंक था जेआरएफ में। ओके, थैंक यू सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो ना तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे पेपर आपके क्रैक हो जाते हैं। दैट इज द बेसिक पॉइंट। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो अदर थिंग्स बिकम्स इजी। हाँ बेटा। Sir, my name is Vikas Chauhan and my question is regarding the optional subject. Like, what should be the basis of choosing an optional subject? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करें? बेटा जो सबसे छोटा हो, ठीक है ना, वो जो सबसे ज्यादा जीएस के साथ ओवरलैप करे,
और अगर आपका रिटन स्किल अच्छा है तो फिर आप सोशियोलॉजी चूज कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिलोसफी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जीएस में भी मदद कर देते हैं। बट आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि मतलब बेसिस क्या होना चाहिए ऑप्शन को सिलेक्ट करने का, वो यही है ओवरलैपिंग विद जीएस प्लस वो छोटा होना चाहिए। अगर ज्यादा ओवरलैपिंग ऑप्शनल है तो जल्दी कवर हो जाता है, फिर एक गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आती है। अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इसमें से ना आदमी परेशान भी होता रहता है, उसको लगता है यार मैं जीएस का कुछ नहीं पढ़ रहा, जब जीएस पढ़ रहा हूँ यार मैं ऑप्शनल का नहीं पढ़ रहा। तो ऐसा ऑप्शनल जो जीएस में भी हेल्प करे और इसमें भी हेल्प करे उसको चूज कर सकते हैं आप। और सक्सेस रेशो भी देख सकते हैं, पबेड का 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस है, ठीक है ना, काफी अच्छा सक्सेस रेशो है। आप आएंगे पबेड में तो मैं आपको गारंटी देता हूँ खून में चला जाएगा सब्जेक्ट। चलिए ओके बेटा, उधर बिल्कुल लास्ट में एक भाई साहब, वो देखिए, हाँ उनको दे दीजिए। सर माई सेल्फ श्रीधर आठी एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कितनी बार आप प्रिपरेशन करें, मतलब होता है कभी कभार हम फेल हो जाते हैं, हमारा हो नहीं पाता, तो क्या लिमिट रहनी चाहिए, कितना हमारा एक डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स अ गोल कि भाई एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, क्या आपकी जितनी जिद की लिमिट है उतनी नहीं चाहिए। मतलब इफ यू हैव यूपीएससी एज योर गोल तो यू शुड नॉट हैव अ प्लान बी, इज दैट राइट और रॉन्ग? अगर आपने यूपीएससी के बारे में सोच लिया ना तो फिर दूसरी चीजों के बारे में सोचने का मन करता नहीं है यार, फिर आदमी परेशान हो जाता है अगर उसे कम में सेटल करोगे तो। देखो एक बार कर लो छोड़ दो तो अच्छी बात है, अगर करो मतलब नहीं करो अच्छे से नहीं होता है, फिर जिंदगी भर ना वो चीज टक 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 करती रहती है दिमाग में, परेशान हो जाता है आदमी, ठीक है ना। आपने बड़ा सोचा था नहीं कर पाए, अच्छी तरह से करो और उसको अचीव कर लो। सपने पूरे करना सबसे खूबसूरत चीज होती है, पता है आपको, कोई खूबसूरत नहीं होता, सबसे खूबसूरत चीज यही होती है कि आपने जो सोचा था वो हो गया। ड्रीम्स कम ट्रू। हाँ चलिए ओके सर, थैंक यू। ओके एनीवन एल्स हु विश टू आस्क, ये आप तो ऐसे मेरा बीए प्रोग्राम से मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं, तो सर करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करें? इन्होंने पूछा कि करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करें। बेटा करंट अफेयर को मैगजीन से प्रिपेयर करिए और बैकग्राउंड पढ़िए, उस जो भी करंट अफेयर में टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, अगर उसकी बैकग्राउंड आपको समझ नहीं आ रही है तो बैकग्राउंड को ज्यादा पता करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर को भी पढ़िए, न्यूज़पेपर फॉर वोकैबुलरी डेवलपमेंट, हाँ, बट न्यूज़पेपर से करंट अफेयर आप नहीं कर सकते क्योंकि एक दिन के न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं, आप सारी चीजें नहीं नोट डाउन कर सकते। और टोटल करंट अफेयर के टॉपिक भी 300 साढ़े 300 रहते हैं साल के, तो मैगजीन्स अच्छे से कवर कर देती हैं वो मैगजीन्स। आप अनअकैडमी का आर्टिकुलेट मैगजीन आता है बहुत अच्छा, उसका प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा आपको, ठीक है, वहीं से मिल जाएगा आपको। जी राजपूत करके सर्च कर लीजिएगा। जी जी पूछिए। So good afternoon. Good afternoon. I am Ishika Vashne. I am a third year student. I have a little confusion regarding if I write the mains exam in English language, then I'll think that I'll give the interview in any other language like Hindi and all. दे सकते हैं आप, हाँ। Okay. And sir one more question that sir हम college student हैं तो sir इतना time नहीं मिल पाता है कि हम 3 to 4 hours daily की हम exam preparation में दें. So how we do that? टाइम किसी चीज के लिए नहीं होता, आदमी के पास निकालना पड़ता है आपको टाइम। वो आपको पता है आपके शेड्यूल से कैसे निकलेंगे 3-4 घंटे, सुबह निकलेंगे, रात को निकलेंगे, दोपहर को निकलेंगे, शाम को निकलेंगे, कब निकलेंगे, आपको निकालना है वो। अगर आपको ड्रीम अचीव करना है तो कॉलेज के साथ हमेशा यही रहता है बेटा कि कॉलेज में जब आपके बहुत सारे पीरियड ऐसे भी होते हैं जब आप टीचर नहीं ले रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, तो उस समय आप फोकस कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के ऊपर। कॉलेज आने से पहले आप 1 घंटा लगा सकते हैं, 2 घंटे लगा सकते हैं, कॉलेज के बाद में लगा सकते हैं। आजकल तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, कोचिंग आप अपने कॉलेज में लेके आ सकते हैं, बिकॉज अपने मोबाइल पे आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी की। तो कोचिंग और कॉलेज तो बिल्कुल क्लब हो गया है, ठीक है ना। जब दूसरे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, आप कान में ईयरफोन लगा के लेक्चर लगा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज द टाइम, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दिन में कॉलेज में ही 2 लेक्चर देख लिया आपने, ट्रैवलिंग के टाइम भी देख लिए कॉलेज आते आते ही, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम उजैर है। हाँ जी। और मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ फिलहाल। सर क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और हम
सोचने लग जाते हैं कि हाँ तैयारी सही चल रही है, एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आता है एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर रिजल्ट आता है कि हाँ रिजल्ट वही होता है, नॉट सिलेक्टेड। मतलब सोचने लग जाते हैं हम कि हाँ तैयारी तो सही थी लेकिन हमने अपना सही तरीके से दिया नहीं। ऐसे नहीं होता बेटा। हम सक्सेसफुल जब होते हैं ना, सक्सेसफुल होने से पहले हमें अंदर से पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम इस बार क्रैक कर देंगे, ठीक है। हमें अंदर से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। आप चीजों को अच्छी तरह से नहीं करेंगे, वो आवाज नहीं आएगी, रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिजल्ट आने से पहले ही पता होता है। जैसे हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, मॉक इंटरव्यू देने के लिए स्टार्ट हो जाएगा अनअकैडमी का दिल्ली में। हमें इंटरव्यू करते वक्त ही पता चल जाता है कि ये वाला कैंडिडेट इस बार इन है, हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर से भी आवाज आएगी, आपसे भी आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग बन जाता है यार, जब हमने चीजों को इतनी बार कर रखा होता है, हम अपने आप को डेवलप करते हैं, स्किलफुल बनाते हैं, वो अपने आप ही पता चल जाता है। तो ये टेंशन मत छोड़ दो, ये वाली टेंशन कि हम मेहनत करेंगे और रिजल्ट नहीं आएगा। आएगा क्यों नहीं, पक्का आएगा। शिद्दत से मेहनत करिए, जोर लगाइए, जिद्दी बनिए, थोड़े से जिद्दी बनना जरूरी है बेटा। इट इज ऑल अबाउट जिद। थैंक यू। ओके, उधर पीछे आपके पीछे। सर मेरा नाम अंकित सिंह, मैं बीए ऑनर्स हिंदी कर रहा हूँ। ठीक है जी। सर अगर यूपीएससी करना है सर तो मेरा बैकग्राउंड हिंदी से है, बट मैं अगर इंग्लिश में आना चाहता हूँ तो मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब कि जो लैंग्वेज का होता है, हिंदी या इंग्लिश? बेटा वो अगर आप हिंदी में क्यों नहीं देना चाहते बेटा, पहले तो ये आपने हिंदी में सब कुछ करा है तो क्यों एकदम से सडन चेंज क्यों? सडन चेंज सर 11th 12th तो मैंने ह्यूमैनिटी दी थी तो हिंदी में मैंने किया था, बट 10th तक सर 10th मैंने सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश से ही की थी, बट जब मैंने 11th में ह्यूमैनिटी चूज किया उसमें मेरे को मीडियम में हिंदी मिला था। देन मैं 2 साल से तो हिंदी कर रहा हूँ, फिर देन अभी हिंदी ऑनर्स ही मिल रही है। इंग्लिश की याद आती है आपको? यस सर, इंग्लिश की याद आती तो बेटा कोई चक्कर नहीं, वोकैबुलरी इंप्रूव कर लीजिए। हाँ, तो वोकैबुलरी इंप्रूव कर लेंगे, 6 महीने लगते हैं, 6 महीने में बिल्कुल चेंज हो जाएगा सिस्टम। पढ़ना शुरू करिए इंग्लिश की किताबें, पहले भी तो करा ही हुआ है ना आपने। यस सर, बस वोकैबुलरी को ऊपर वर्क कर लीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू सर। लेकिन सर सिलेक्शन ज्यादा मार्क्स किसमें कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में सर? बेटर दोनों में कौन हो सकता है? बेटा ज्यादा कंटेंट और ज्यादा मटेरियल इंग्लिश में ज्यादा अवेलेबल है। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो ज्यादा बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं, हिंदी में भी सिलेक्शन हो रहा है, हो गई होगा। हार्ड वर्क है बोलते हैं, कम चांसेस होते हैं उसमें सिलेक्शन में। हिंदी में क्योंकि कंटेंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए चांसेस कम हो जाते हैं बेटा। पर जिसमें करना है तो फिर वो उतने कंटेंट से ही चीजों को कर लेता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, सिलेक्शन तो होती है, हाँ कम होती है सिलेक्शन, दैट्स ट्रू। थैंक यू सर। ओके बेटा, कितने लोग अनअकैडमी की लाइव क्लासेस में आने वाले हैं, मेरी क्लासेस में? प्लीज रेज हैंड्स। वेनिस पवेड में कितने लोग आने वाले हैं? चलिए, जितने लोग भी आने वाले हैं बेटा, सिलेक्शन जरूर मिलेगा आपको। हेलो सर। हाँ जी बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऐसा क्यों कहते हैं सीसेट वो क्लियर नहीं कर पाएंगे? बेटा इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा नहीं होता, ऐसा नहीं है, कहते तो बहुत कुछ है, डोंट बिलीव दैट। मैंने ज्यादातर यही सुना है कि आप बेटा मैथमेटिक्स के ऊपर वर्क कर लीजिए, क्योंकि उस पेपर में ना इंग्लिश का कंपोनेंट रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो वो इंग्लिश वैसे तो हिंदी में भी वो ट्रांसलेट होके आता है, बट जब वो हिंदी में ट्रांसलेट होके आता है तो वो सही तरीके से ट्रांसलेशन हो नहीं पाता है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। बट अगर आप मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्वांट के ऊपर फोकस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Good afternoon, sir. Good afternoon. First of all, I would like to say your session is quite impressive and quite knowledgeable. Thank you. But sir, just for curiosity, I just want to ask, आपने स्टार्टिंग में कहा था कि बीए वाले rule the world. Then what are they supposed to do? बाकी के क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि बाकी वाले नहीं करें, मतलब जनरली हमारा समाज इस तरह से देखता है बी वालों को भी कुछ कर नहीं पाएंगे, बट दे एंड अप डूइंग गुड, दैट इज द मेन थिंग। बाकी वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम रॉकेट्स लॉन्च कर पा रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों ने करा है ना। रूल का मतलब ये है, ये नहीं है कि दैट दे आर सुपीरियर, बट दे आल्सो एंड अप डूइंग गुड थिंग्स। Thank you, sir. ओके, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। So my name is Rishabh Meglani. I'm pursuing BA program second year. ठीक है जी। और सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे कि सभी को पता है यूपीएससी काफी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारा पढ़ना होता है, तो पढ़ते टाइम पे सर हमें लाइक वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। हाउ डू वी फेस आवर फेलियर्स
बेटा जब फर्स्ट रीडिंग होती है ना किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चीज की, वो फ्रस्ट्रेशन वाला फेज ही होता है, ठीक है। जब एक बार ही चीज कंप्लीट हो जाती है, एक बार सिलेबस क्लासेस लगा लिया किसी सब्जेक्ट का, उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लिया, वो फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस वाली स्टेज जनरेट होती है, आपको लगता है कि अब तो मैंने कवर कर ही लिया है, अब मल्टीपल टाइम रिवाइज करके चीजों को अच्छे तरीके से करना है। हाउ डू वी फेस आवर फेलियर्स? कि जैसे हम कर रहे होते एकदम से आके लगता है, मन करता है कि यार छोड़ो, वी आर वेस्टिंग आवर मनी एंड ऑल, सो उसमें क्या करें? बेटा वहां पे जिद काम आती है, जिद काम आती है, डेडिकेशन, कमिटमेंट, परसिवियरेंस, आपकी अंदर की क्वालिटीज काम आती है। उसमें अंदर आपकी कैसी क्वालिटीज हैं, ठीक है ना। लास्ट इंडिया का पिछला मैच पाकिस्तान से आसानी से जीत गया, जिद करनी पड़ती है बेटा, ठीक है ना, तो आप अपने आप कर लेंगे। थैंक यू सर। पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप करिए, तो दैट विल हेल्प यू। हेलो सर, my name is Shora Kumar Kashyap. हाँ जी। I am a student of second year Maharaja Agreshan College. Sir, my doubt is, sir, how can we approach social studies with the optional, like I read social studies 1 or 2 times, but I didn't understand the concept, and after 2 or 3 days when someone asks me the concept of, and then I forget to all the which I read. जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। This is dilemma I am facing with 2 or 3 months, last 2 or 3 months, 8 months. वो क्या क्या पढ़ लिया बेटा आपने? Sir, actually I have completed polity class till class 11. Okay. But doubt is, but I have problem with the if I ask you, if you ask some basic concept like पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो बता नहीं पाओगे आप, तो क्लासेस में आ जाइए बेटा, सब बता पाएंगे आप। और एक टाइम पे एक ही चीज आप करिए, मल्टीपल चीजें मत करिए, मतलब एक ही टाइम पे 2-3 सब्जेक्ट मत शुरू करिए, ठीक है। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो हमारी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। हमें सबको ना बफे पसंद है, हर चीज में, खाने में भी बफे बहुत पसंद रहता है, और पढ़ाई में भी बफे पसंद बहुत रहता है। पढ़ाई में बफे काम नहीं करता बेटा, पढ़ाई में अलाकाटी काम करता है, ठीक है ना। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट और उसकी मल्टीपल रिवीजन बिफोर शिफ्टिंग टू द अदर सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब ये प्रॉब्लम होती है मतलब स्टूडेंट की, कि हम 2-3 सब्जेक्ट को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम कॉज करता है। बेटा पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी बहुत हेल्प करती नहीं है। इट्स बेटर इफ यू रीड ओनली लक्ष्मीकांत फॉर दिस थिंग, ठीक है ना। लक्ष्मीकांत को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। पॉलिटी में एनसीईआरटी वर्क नहीं करती है, एनसीईआरटी विल हेल्प यू इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मोर। और लक्ष्मीकांत को 10-15 बार पढ़ दीजिए और वो बहुत हेल्प करेगा आपको, और सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। बेटा नोट्स तो ना जब टीचर बताता है क्लास में पढ़ा रहा है सब्जेक्ट, उसके बनाइए। बाद में जब बुक पढ़ते हैं, बुक से कोई नई चीज मिलती है तो उन्हीं नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो मल्टीपल नोट्स बन जाएंगे। एनसीईआरटी के अलग नोट्स बन गए, लक्ष्मीकांत के अलग बन गए, टीचर्स के अलग बन गए, तो 3 तरह के पॉलिटी के नोट्स बन जाएंगे, फिर वो काफी मुश्किल कॉज करते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। जितने लोग भी आए, मैं चाहूंगा कि आप लोग क्लासेस में जरूर आए, ठीक है, एंड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द बेस्ट।